तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से चैनल पे। और आज हम कक्षा 8वीं की चैप्टर नंबर 1 जो कि है दहन और ज्वाला यानी कि कंबशन एंड फ्लेम का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि दहन किसे कहते हैं यानी कि व्हाट इज़ कंबशन। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन यानी कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ को जलाकर उसमें हीट और ऊर्जा यानी कि एनर्जी को आखिरी उत्पाद के रूप में मुक्त करना दहन कहलाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि दहनशील पदार्थ और अदहनशील पदार्थ क्या है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक था बच्चों कि हमारे चारों ओर के पदार्थ जो हैं वो किस टाइप के होते हैं, वो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं कि अज्वलनशील पदार्थ होते हैं। हमने ज्वलनशील पदार्थों और अज्वलनशील पदार्थों के बारे में भी अच्छे से पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि दहन के लिए कौन कौन सी आवश्यक परिस्थितियां हैं जो कि होनी चाहिए। हमने 3 परिस्थितियों को पढ़ा कि ज्वलनशील पदार्थ को जलने के लिए 3 परिस्थितियों का होना चाहिए, जिसमें से पहला कंडीशन था कि ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंस की उपस्थिति। उसके बाद था कि ज्वलन तक पहुंचने का उपाय, और उसके बाद था कि हवा की जरूरत यानी कि एक सपोर्टर की जरूरत जो कि दहन के लिए सहायक होता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक था बच्चों पिछले लेक्चर में कि कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी कि ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं। हमने पढ़ा था कि जो आसानी से जल जाए उसे कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ, जैसे कि लकड़ी, कोयला, केरोसिन आदि। फिर हमने पढ़ा था कि नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी कि अज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि दहन के समर्थक की उपस्थिति। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक था कि इग्निशन टेम्परेचर यानी कि ज्वलन तापमान किसे कहते हैं और ज्वलन तापमान वास्तव में होता क्या है। तो बच्चों, आज के दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि ज्वलनशील पदार्थ यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंस के उदाहरण क्या क्या हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ से शुरू होता है। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। तो चलिए बच्चों, देखते हैं इसी के साथ कि आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है। तो बच्चों, आज का टॉपिक है कि ज्वलनशील पदार्थ यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के उदाहरण। तो देखिए बच्चों, इसका उदाहरण है पेट्रोल, अल्कोहल, तरलकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, संपीड़न प्राकृतिक गैस यानी कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, और बायोगैस। ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों, ज्वलनशील पदार्थ यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं। और देखिए, इसमें अगला टॉपिक लिखा गया है कि इन सभी ज्वलनशील पदार्थों यानी कि इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। बहुत कम होता है अर्थात ये बच्चों आसानी से आग पकड़ लेते हैं। थोड़ा सा तापमान देने पे ही ये अपने इग्निशन टेम्परेचर को पूरा कर लेते हैं और जल्दी से आसानी से आग पकड़ लेते हैं, दहन करने लगते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि बहुत कम तापमान यानी बहुत कम ज्वलन तापमान यानी कि इग्निशन टेम्परेचर वाले ईंधन का उपयोग करना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आप जरा सा भी उसको इग्निशन टेम्परेचर दोगे तो वो जल्दी से अपने इग्निशन टेम्परेचर यानी कि ज्वलन ताप को पूरा करके आसानी से आग पकड़ लेता है, जो कि नुकसानदायक भी साबित हो सकता है हमारे लिए। यहाँ पे लिखा गया फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल में केरोसिन का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज का नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि उच्च ज्वलन ताप यानी कि हाई इग्निशन टेम्परेचर वाले कुछ पदार्थ हैं। आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि हाई इग्निशन टेम्परेचर यानी कि जो जल्दी से आग नहीं पकड़ते हैं, उनका इग्निशन टेम्परेचर यानी कि जो ज्वलन ताप है वो अधिक होता है। वो किस प्रकार है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा गया कि लकड़ी का लट्ठा और गोबर के उपले, ये सभी क्या है बच्चों, ये सभी हाई इग्निशन टेम्परेचर वाले सब्सटेंसेस है, यानी कि ये आसानी से आग नहीं पकड़ते। जब तक इनका ज्वलन ताप पूरा नहीं होता तब तक ये क्या करते हैं बच्चों, आग नहीं पकड़ते हैं। इनका एक ज्वलन ताप जो होता है वो जरूरी होता है। आप अगर कोयला को चाहो कि एक माचिस की तीली से कोयला जल जाए तो ये असंभव है, ये नहीं जल पाता। क्यों? क्योंकि कोयला का टेम्परेचर जो है वो हाई होता है बाकी ज्वलनशील पदार्थों की अपेक्षा में। लकड़ी का कोयला हो गया, इसका भी ज्वलन ताप क्या है, इग्निशन टेम्परेचर अधिक है बाकी चीज़ों के अपेक्षा में। लकड़ी का लट्ठा ये भी आसानी से नहीं जल सकता। इन सभी चीज़ों को आप चाहोगे कि एक माचिस की तीली में जला लिया जाए तो नहीं जल सकता। क्यों? क्योंकि इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है यानी कि जो ज्वलन ताप है वो उच्च होता है। ठीक है, तो उच्च ज्वलन ताप यानी कि हाई इग्निशन टेम्परेचर वाले पदार्थ कठिनाई से आग पकड़ते हैं। ठीक है, आप उन्हें ताप देते रहते हैं। ठीक है, और जब तक उनका इग्निशन टेम्परेचर जो है यानी कि जो ज्वलन ताप है तब तक पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो आग नहीं पकड़ते हैं, वो दाह नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, यानी कि आसानी से आग पकड़ लेते हैं
और कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कि उच्च ज्वलन ताप यानी कि हाई इग्निशन टेम्परेचर वाले होते हैं, जिन्हें आसानी से दाह नहीं किया जा सकता, आसानी से जलाया नहीं जा सकता। आपने लकड़ी कोयले को जलते हुए देखा होगा, गोबर के उपले को भी देखा ही होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। तो देखिए बच्चों, अब लिखा गया है आगे कि उच्च ज्वलन तापमान वाले पदार्थ केवल स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर ही जलते हैं, यानी कि जब तक आप उसे पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हीटिंग नहीं देते हो, जब तक आप उसे उसका पूरा तापमान नहीं देते हो, तब तक वो आग नहीं पकड़ता है। आप जैसे कोयला हो गया, आपको जब तक कोयला जलाना है तो कोयला जलाने के लिए क्या करते हैं, आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार से कोयला जलाया जाता है। उसे पहले से ही बहुत ज़्यादा हीट दिया जाता है, एकदम स्ट्रॉन्ग हीटिंग दिया जाता है। ठीक है, और उस स्ट्रॉन्ग हीटिंग से क्या होता है, धीरे धीरे कोयले का तापमान बढ़ता जाता है, और उसके बाद जब उसका इग्निशन टेम्परेचर यानी कि ज्वलन ताप पूरा होता है, तब जाके उसमें आग लगता है। ठीक है, तो इन्हें माचिस की तिल्ली से सीधे नहीं जलाया जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक बिल्कुल इजीली क्लियर हो गए होंगे कि किस प्रकार से ज्वलनशील पदार्थ होते हैं यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं, और किस प्रकार से उच्च ज्वलन ताप वाले यानी कि हाई इग्निशन टेम्परेचर वाले पदार्थ होते हैं। इन दोनों में कितना अंतर है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आगे लिखा गया कि चूंकि माचिस की तिल्ली से उत्पन्न थोड़ी सी उष्मा से उन ज्वलन तापमान यानी कि इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं जा सकता है। आप कोयले को जलाने के लिए माचिस की तिल्ली जलाते हो, तो माचिस की तिल्ली में बहुत ज़्यादा कम उष्मा होती है, बहुत ज़्यादा थोड़ी उष्मा होती है। इस वजह से क्या होता है कि कोयला एक माचिस की तिल्ली से नहीं जल पाता है। आप कोयले को जलाने के लिए किसी अन्य चीज़ों का भी उपयोग करते हैं, तब जाके वो अपना इग्निशन टेम्परेचर पूरा करता है, और तब जाके वो दाह करने लगता है यानी कि जलने लगता है। तो उससे पहले हम आगे के टॉपिक पढ़े, उससे पहले आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है जिसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि दिया गया चित्र यानी कि जो ये चित्र दिया गया है, ये चित्र जो दिया गया है तो दो स्थितियां को दर्शाता है। ये चित्र जो है ये दो केसेस को दर्शाता है, दिखा रहा है, जिसमें से एक व्यक्ति पेपर कप को जलाने की कोशिश कर रहा है। स्थिति 1 में कप में पानी है, और स्थिति 2 में खाली जगह और सूखा है। पहचाने कि किन मामलों में कागज जलेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको इस चित्र में दिखाया गया है कि ये क्या है, ये कागज का कप जैसा बनाया गया है। ठीक है, ये पेपर का बनाया गया है, और ये क्या है, कैंडल है। इसे जलाने की कोशिश किया जा रहा है। तो देखिए बच्चों, स्थिति 1 में दिखाया गया है कि कप में क्या है, वाटर है। ठीक है, और स्थिति 2 में क्या दिखाएगी, ये जो कप है वो सूखा हुआ है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से कप में आग जल्दी लग जाएगा या फिर आग लगेगा। ठीक है, तो आप देखिए, आप पाएंगे कि स्थिति 2 यानी कि जो केस 2 है उसमें आपका आग लगते हुए दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसमें इसका ज्वलन तापमान क्या है, कागज का ज्वलन तापमान कम होता है, इस वजह से आप थोड़ा सा इसे हीट करोगे तो यह क्या करने लगेगा, जलने लगेगा। लेकिन इस वाले कप में देखिए बच्चों, पानी है। आप जितना भी ज्वलन ताप दे रहे हैं इसे, ये पानी ही ऑब्जर्व कर ले रहा है, यानी कि कागज के ज्वलन ताप को पूरा होने ही नहीं दे रहा है ये पानी। इस वजह से क्या होगा, स्थिति 1 में यानी कि केस 1 में आपका जो पेपर है वो नहीं जल पाएगा, और स्थिति 2 में यानी कि केस 2 में आपका ये जो पेपर है वो जल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है कि स्थिति 2 में पेपर जल जाएगा। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। तो आगे बच्चों देखिए, आगे का टॉपिक है हमारा कि माचिस की तिल्ली कमरे के तापमान पर आग नहीं पकड़ती है और अपने आप जलती है जब माचिस का तापमान कमरे के तापमान से बहुत अधिक होता है तब। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, आप माचिस के डिब्बे को देखिए और ऐसे ही रख के छोड़ दीजिए, वो कमरे के तापमान पर ऑटोमेटिकली क्या करेगी, आग नहीं पकड़ेगी। आप जब तक उसे घसोगे नहीं माचिस की तिल्ली को, ठीक है, जब तक उसका इग्निशन टेम्परेचर पूरा नहीं होगा तब तक वो आग नहीं पकड़ेगी। लेकिन अगर कमरे का तापमान अधिक रहा, ठीक है, तो वो आग भी पकड़ सकती है। इस प्रकार आपको बताया गया है। अगर आप माचिस की तिल्ली को रखे छोड़ दो, ठीक है, उसे तिल्ली को उसके डब्बे के साथ ना घसो, उसका इग्निशन टेम्परेचर पूरा ना हो, तो वो अपने आप कमरे के तापमान पे आग नहीं पकड़ती है। लेकिन अधिक तापमान होने की वजह से वो कभी कभी आग पकड़ लेती है। तो देखिए बच्चों, आगे लिखा गया है कि माचिस की तिल्ली को माचिस के डिब्बे के किनारे बने खुदरे स्थान पर रगड़कर जलाया जाता है।
ठीक है बच्चों, आपने माचिस के तिल्ली पर देखा ही होगा कि किस प्रकार उसके पिछले हिस्से पे जो है खुदरा खुदरा सा कुछ रसायन लगाया होता है, ठीक है। और उसी पे हम लोग क्या करते हैं, माचिस की तिल्ली को रगड़ते हैं, जिस वजह से क्या होता है, माचिस की तिल्ली जलने लगती है, ठीक है। घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा माचिस की तिल्ली के सिरे पर मौजूद रसायनों के तापमान को उनके ज्वलन तापमान तक बढ़ा देती है, ठीक है। और कभी कभी हम देखते हैं कि बढ़ा देती है, जिस वजह से क्या हो जाता है, माचिस जलने लगता है। लेकिन आप अगर माचिस को छोड़ दो कमरे के तापमान पर ऐसे ही, तो माचिस आग नहीं पकड़ेगी। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। तो आगे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि कभी कभी हम देखते हैं कि फ्राइंग पैन में खाना पकाने के तेल में आग लग जाती है, जब फ्राइंग पैन को लंबे समय तक जलते गैस पर रखा जाता है तब, ठीक है बच्चों। आपने कभी कभी देखा ही होगा कि फ्राइंग पैन यानी कि जिस चीज़ में किसी चीज़ को फ्राई किया जाता है, खाना बनाने वाली सामग्री को, उसमें कभी कभी आग पकड़ लेती है। उसमें जो तेल होता है, उस तेल में क्या कर लेती है बच्चों, आग पकड़ लेती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खाना पकाने का तेल गर्म हो जाता है और लंबे समय तक रखे चूल्हे के तापमान के कारण ये आग पकड़ लेता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये इस प्रकार समझाया गया है कि आप जब फ्राइंग पैन में किसी भी चीज़ को पका रहे होते हो, तो उसमें जो तेल होता है वो काफ़ी लंबे समय तक गैस पे चूल्हे पे रखने के कारण अपना इग्निशन टेम्परेचर यानी कि जो ज्वलन ताप है वो पूरा कर लेता है, और जिस वजह से क्या होता है, उसमें आग पकड़ लेता है और वो जलने लगता है, ठीक है। तो कभी कभी हम जंगल की आग के बारे में सुनते हैं जो अपने आप लग जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा टॉपिक है कि जंगल में कभी कभी अपने आप ही आग क्यों लग जाती है। तो आज इसके बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों, अब आइए हम जाने कि कभी कभी जंगलों में अपने आप ही आग क्यों पकड़ लेती है। तो देखिए बच्चों, लिखा गया है यहाँ पे कि सबसे गर्मी के दिनों में यानी कि हॉटेस्ट समर डेज में आग लगती है। ये आग जब भी लगती है बच्चों, तो ये ठंडी के दिनों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जब भी आपको देखने को मिलेगा तो गर्मी के दिनों में ही। आप गर्मी के दिनों में भी अखबारों में, न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि हाँ, इस जंगल में आग लगी है और भारी मात्रा में जान माल की क्षति हुई है, ठीक है। तो ये गर्मी के दिनों में ही क्यों लगता है? तो देखिए बच्चों, यह इस प्रकार होता है कि गर्मी के दिनों में अत्यधिक गर्मी के दौरान कभी कभी जंगल में सूखी घास का ज्वलन तापमान पहुंच जाता है, ठीक है। जो सूखी घास का जो ज्वलन तापमान है वो पूरा हो जाता है, जिससे सूखी घास क्या करती है, आग पकड़ लेती है, ठीक है। तो जलती हुई घास झाड़ियों और पेड़ों तक फैल जाती है और जल्द ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। जंगल की ऐसी आग पर काबू पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो आग धीरे धीरे करके फैलते जाता है। अब मान लीजिए यही आग अगर आपके कमरे में लगे, तो आप क्या करोगे, जितने भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है उसे सबसे पहले हटाओगे। लेकिन जंगल में अगर ये आग लगी है, तो जंगल में तो हर चीज़ कंबस्टिबल ही होता है। झाड़ियाँ हो गई, घास फूस हो गए, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, पत्ते हो गए, ये सारी चीज़ें तो क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस ही है। इस वजह से क्या होता है, हम उन सभी चीज़ों को नहीं हटा पाते हैं और इस आग पे काबू पाना भी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये आग लगती किस चीज़ की वजह से है? तो सूखी घास जब अपना इग्निशन टेम्परेचर पूरा कर लेता है, तो उसी सूखी हुई घास से क्या होता है, झाड़ियों में आग लगती है और झाड़ियों से क्या होता है, पेड़ों में आग लगता है, और इस प्रकार करके पूरा जंगल में आग फैल जाता है और इस आग पे काबू पाना भी मुश्किल होता है, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं बच्चों। देखिए कि आगे का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों। हमारा आगे का टॉपिक है कि हाउ डू वी कंट्रोल फायर, यानी कि हम आग पर नियंत्रण कैसे करेंगे। बच्चों, ये जो चैप्टर है ये ना ही सिर्फ साइंटिफिकली आपको हेल्प करेगा, बल्कि यह आपको घरेलू चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। भगवान न करे, लेकिन अगर कभी भी आग लग जाती है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है, तो आप इन सभी चीज़ों का उपयोग करके अपने घर के आगों को बुझाने में कामयाब रहेंगे, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक है कि हाउ डू वी कंट्रोल फायर, यानी कि हम आग पर नियंत्रण कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, पहले लिखा गया है कि जलने यानी कि कंबशन से आग यानी फायर उत्पन्न होता है, ठीक है। जब भी आप किसी चीज़ को जलाते हो, तो उससे क्या होता है, आग यानी कि फायर उत्पन्न होता है, फायर की उत्पत्ति होती है, ठीक है बच्चों। आग उपयोगी
भी है और हानिकारक भी है, यानी कि आग जो है वो यूज़फुल भी है और हार्मफुल भी है। ठीक है, देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि उपयोगी फायर क्या होता है, यानी कि यूज़फुल फायर क्या होता है और हार्मफुल फायर क्या होता है। देखिए बच्चों, अगर आप गैस जलाते हो, ठीक है, वो गैस क्या होता है, जलता है, आपके घर पे खाना पकता है, तो ये क्या है, हो गया आपके लिए, ये आपके लिए उपयोगी हो गया, ये आपके लिए यूज़फुल हो गया। लेकिन यही आग बिना लगाए कहीं कमरे में, घर पे, बाहर, जंगलों आदि जगहों पे लग जाए तो यही आग क्या हो जाता है, उस टाइम हार्मफुल यानी कि हानिकारक हो जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे लिखा गया है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस प्रकार आग हमारे लिए है यूज़फुल है और किस प्रकार आग हमारे लिए हार्मफुल है। यानी कि हम जब फायर को जलाते हैं, आग को जलाते हैं, तो वो किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी होता है और किस प्रकार हमारे लिए हानिकारक होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले बिंदु में बताया गया है कि हम खाना पकाने के लिए गैस स्टोव में छोटी सी आग जलाते हैं। ठीक है, यह एक उपयोगी अग्नि है, यानी कि यूज़फुल फायर है। आग के बिना हम भोजन को नहीं पका सकते। जब तक आप इस आग को ना जलाओ तब तक क्या होगा, आप भोजन को नहीं पका सकते हो। लेकिन यही आग कभी कभी हार्मफुल कैसे हो जाती है बच्चों, अब हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन जब किसी घर, ऑफिस, फैक्ट्री या बिजली के उपकरण में आग लग जाती है तो आग क्या होता है बच्चों, हानिकारक यानी कि हार्मफुल होता है। और इस आग पे नियंत्रण पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगता है, आपको फायर ब्रिगेड को भी बुलाना पड़ता है। ठीक है, तो इससे जान माल का भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, ऐसी आग पर जल्द से जल्द काबू पाना चाहिए और बुझाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर कहीं भी इस प्रकार से आग लगे तो क्या करना चाहिए, उस पर जल्द से जल्द काबू पाना चाहिए और उस आग को बुझाना चाहिए, ताकि वो आग जो है वो और ज़्यादा ना फैले, और ज़्यादा जान माल की क्षति ना हो और ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, तो आग बुझाने की प्रक्रिया को अग्निशमन यानी कि फायर फिल्टरिंग कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि अग्निशमन यानी कि फायर फिल्टरिंग किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कि आग बुझाने की प्रक्रिया को फायर फिल्टरिंग यानी कि अग्निशमन कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। तो लिखा गया है कि प्रत्येक शहर, गैस कस्बे फायर ब्रिगेड के रूप में अग्नि शमन सेवा होती है। ठीक है, अगर घर में या हमारे पड़ोस में आग लग जाए तो ये हमें तुरंत अग्निशमन सेवा को फोन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमें यह भी जानना चाहिए कि आग लगने का स्रोत क्या है और आग बुझाने के तरीके क्या हैं। ठीक है बच्चों, अगर कहीं भी आग लगे, आपके घर में, गली में, मोहल्ले में, कहीं भी आग लगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, फायर ब्रिगेड को फ़ोन करना चाहिए। ठीक है, वो आएंगे और आकर जल्दी से आग बुझाते हैं। और आपको यह भी जानना चाहिए कि ये आग आखिर किस स्रोत के कारण ये आग लग रहा है, ये आग लगने का स्रोत क्या है। आप उस सोर्स को ढूंढोगे और वहां से सबसे पहले आग को बुझाना स्टार्ट करोगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अब आगे क्या लिखा गया है कि किसी भी आग में 3 चीज़ों का मौजूद होना जरूरी होता है। ठीक है, किसी भी आग में क्या है बच्चों, 3 चीज़ों का मौजूद होना ज़रूरी होता है, जो कि इस प्रकार है। देखिए बच्चों, फ्यूल यानी कि ईंधन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईंधन की वजह से क्या लगता है, आग लगता है। ठीक है, ईंधन क्या है बच्चों, ईंधन जो है वो क्या है, ज्वलनशील पदार्थ यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंस है। ठीक है, और उसके बाद वायु क्या है बच्चों, वायु हो गया हमारा समर्थक। ठीक है, वायु हो गया क्या, समर्थक, ये हो गया कंबस्टिबल सब्सटेंस फ्यूल। और एयर क्या हो गया, समर्थक, जो कि सपोर्टर होता है आग को जलाने में। और दूसरा क्या चाहिए हमें, हीट से क्या होता है बच्चों, उसका ज्वलन ताप पूरा होता है, जिस वजह से वस्तु जलना प्रारंभ करती है। ठीक है, तो लिखा गया है यदि इन चीज़ों में से कोई भी एक को घटा दिया जाए तो जलना बंद हो जाएगा और क्या होगा, कोई चीज़ कंबशन नहीं करेगा। तो ठीक है बच्चों, हमने पढ़ा कि किस प्रकार से आग को लगाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। उन तीनों चीज़ों की आवश्यकताओं के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि 3 कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए आग लगने के लिए, यानी कि आग लगने के लिए, किसी चीज़ को के दहन होने के लिए सबसे पहले उसकी स्थितियाँ होनी चाहिए और उसके बाद उसके कारक होने चाहिए, यानी उसके चीज़ होने चाहिए जो कि
हमने जान लिया है। ठीक है, अब देखिए, अब हम आगे पढ़ते हैं। तो आज का हमारा फिर नया टॉपिक है बच्चों की इस प्रकार आग को 3 तरीकों से बुझाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है कि पहला तरीका है ईंधन यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंस को हटाकर। ठीक है, जिस भी चीज़ में बच्चों आग लगा है, अगर आप उस चीज़ को हटा दो तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी, धीरे धीरे बुझना प्रारंभ कर देगी। ठीक है, वो फैलेगी नहीं। तो पहला चीज़ ये था हमारा। और दूसरा है कि गर्मी दूर करके उसे पानी से ठंडा करना। देखिए बच्चों, अगर आप गर्मी को दूर करते हो तो क्या होगा, उसका गर्मी से दूर करते हो और उसे पानी से ठंडा करते हो तो क्या होगा कि धीरे धीरे उस चीज़ का जो तापमान, ज्वलन तापमान है, जो इग्निशन टेम्परेचर जो है बच्चों, वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। और उससे क्या होगा, पानी जो, और उसके से क्या होगा, उसका ज्वलन तापमान कम हो जाएगा, वो चीज़ ठंडा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि वो बुझ जाएगा। ठीक है, तो तीसरा कारक है बच्चों हमारा कि जलने वाले पदार्थ यानी कि डाइऑक्साइड आदि के साथ को वायु की आपूर्ति बंद करना। ठीक है बच्चों, वायु क्या है, वायु जो है वो अग्नि को जलाने के लिए समर्थक के रूप में उपयोगी होता है। ठीक है, वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन गैस है, ये क्या है, अग्नि के लिए बहुत ज़्यादा समर्थक सपोर्टर है। ठीक है, और इसी की वजह से क्या होता है, आग धीरे धीरे और ज़्यादा फैलता है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे हमारा टॉपिक क्या है बच्चों। आगे हमारा टॉपिक है कि ईंधन यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंस को हटाना। ठीक है, तो हमने 3 चीज़ों को पढ़ा कि 3 चीज़ों को 3 तरीके जो होते हैं जिससे आग को बुझाया जा सकता है। ठीक है, तो जिसमें से हमारा पहला तरीका क्या था बच्चों कि ईंधन यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंस को हटाना। अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि ये किस प्रकार से हटाया जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा लिखा गया है। तो बच्चों, हमारा टॉपिक है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस को हटाना। कंबस्टिबल सब्सटेंस को किस प्रकार हटाया जाएगा। तो ईंधन यानी कि जो ज्वलनशील पदार्थ होता है वो क्या होता है, आग का भोजन होता है। ठीक है, ईंधन जो है वो आग का क्या होता है, भोजन होता है। इसलिए जब भी किसी कमरे में आग लगे तो हमें सभी ज्वलनशील पदार्थ यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंसेस जैसे कि फर्नीचर, कपड़े और किताबें आदि जो आसानी से जल सकते हैं उन्हें तुरंत क्या कर देना चाहिए बच्चों, हटा देना चाहिए ताकि आग ना फैले। यदि संभव हो तो रसोई गैस में से सिलेंडर को भी हटा देना चाहिए और बिजली को भी बंद कर देना चाहिए ताकि आग जो है वो ना फैले। इन सभी चीज़ों की वजह से ही आग क्या होती है, धीरे धीरे फैलती जाती है। और अगर जो आग का जो भोजन जो होता है बच्चों, अगर आप उसी चीज़ को बंद कर दोगे तो क्या होगा, आग फैलना बंद कर देगा, है कि नहीं। तो इसी प्रकार अब हम पढ़ते हैं कि हमारा दूसरा तरीका क्या था कि रिमूवल द हीट यानी कि ऊष्मा को दूर करना। ठीक है, उसे ऊष्मा को दूर करना, उसके इग्निशन टेम्परेचर को कम करना। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है बच्चों कि जल का उपयोग जलते हुए पदार्थ से गर्मी हटाने और उसे इतना ठंडा करने के लिए किया जाता है वह और भी जल सके। ठीक है, आप जल का उपयोग इसलिए करते हो बच्चों क्योंकि आप जब भी जल को फेंकते हो तो मान लीजिए अगर कहीं भी आग लगा है और उस पर आप जल को डालते हो तो जल क्या करता है, अपने ठंडगी से क्या करता है, जो चीज़ जल रहा है उसके इग्निशन टेम्परेचर को भी कम कर देता है, जिस वजह से आग जलना बंद कर देती है। कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या हो जाता है, जलना बंद कर देता है। ठीक है, इस प्रकार से भी हम आग को बुझा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि सामान्य आग के लिए पानी में सबसे आम आग बुझाने का यंत्र है। ठीक है बच्चों, जो पानी जो है वो क्या है, सबसे आम यंत्र है किस चीज़ के लिए, तो आग को बुझाने के लिए। जलते हुए पदार्थ को ठंडा करने और आग को बुझा देता है। जल क्या करता है बच्चों, जलते हुए पदार्थ को क्या करता है, ठंडा कर देता है, जिस वजह से क्या होता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है। इग्निशन टेम्परेचर कम होने की वजह से आग क्या होती है, खुद पे खुद बुझने लगती है और बुझना प्रारंभ कर देती है। तो अब हमने 2 चीज़ों के बारे में पढ़ा कि 2 चीज़ें कौन कौन सी है जिनसे आग को बुझाया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा पहला तरीका था कि ईंधन यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंस को हटाना। दूसरा तरीका था कि रिमूवल द हीट यानी कि ऊष्मा को दूर करना। अब हम तीसरा तरीका पढ़ते हैं कि तीसरा तरीका क्या है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखा गया है, देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा गया है पहले
कि जब किसी जलते हुए पदार्थ पर पानी डाला जाता है तो वह ज्वलन तापमान से नीचे ठंडा हो जाता है और जलना बंद कर देता है और आग क्या होती है बच्चों, बुझ जाती है। तो इसका उदाहरण के लिए दिया गया है बच्चों कि जब फायर ब्रिगेड का आदमी किसी इमारत में लगने पर उस पर पानी की तेज से धारा फेंकता है तो जलती हुई आग सामग्री उसके तापमान से नीचे तक बर्फ तक ठंडी हो जाती है और आग क्या होती है बच्चों, बुझ जाती है। जब देखिए बच्चों, आपने अगर देखा होगा फायर ब्रिगेड वालों को, तो उनका अपना अपना एक कॉस्ट्यूम होता है और उसी कॉस्ट्यूम के पीछे क्या होता है, कुछ सिलेंडर जैसा लगा होता है। उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें जो गैस होती है वो क्या करती है, आग को बुझाने में सहायता करती है। ठीक है, वो जो फायर ब्रिगेड का जो आदमी होता है वो क्या करता है, सबसे पहले उन सभी चीज़ों पे पानी डालता है, जिससे क्या होता है, वो सभी चीज़ें जो जलती होती हैं उनका ज्वलन तापमान यानी कि इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाता है और आग धीरे धीरे बुझना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा गया है कि पानी पर आग की गर्मी की क्रिया से उत्पन्न जल वाष्प जलती हुई सामग्री को घेर लेती है और पानी की आपूर्ति बंद करने में मदद करती है, जिससे आग बुझने में भी मदद मिलती है। देखिए बच्चों, आप जब किसी भी चीज़ पे क्या करते हो, पानी फेंकते हो, ठीक है, तो वो क्या होती है, पानी जो है वो आग को क्या कर लेती है, पानी जो आग के ऊपर से आप फेंकते हो तो वो धीरे धीरे क्या करती है, आग के जो इग्निशन टेम्परेचर को है वो कम कर देती है और इग्निशन टेम्परेचर कम होने की वजह से आग धीरे धीरे क्या होता है, बुझना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो पानी आग बुझाने वाले यंत्र के रूप में तभी कार्य करता है जब लकड़ी और कागज आदि जैसे चीज़ों में आग लगती है। ठीक है, हालांकि तेल या पेट्रोल जलने से या बिजली के लगने वाली आग को पानी का उपयोग करके नहीं बुझाया जा सकता। बच्चों, आप पानी का उपयोग उन्हीं चीज़ों में कर सकते हो जो, ठीक है, जो पानी से बुझ सकती है। जैसे कि लकड़ी में आग लग गया तो आप उसे पानी से बुझा सकते हो, घर में आग लग गया तो आप उसे पानी से बुझा सकते हो। लेकिन पेट्रोल, तेल, इन सभी चीज़ों में अगर आग लगे तो आप इन सभी चीज़ों को क्या करोगे, पानी से नहीं बुझा सकते हो। क्यों, इसका भी रीज़न हम लोग पढ़ेंगे। तेल और पेट्रोल जलने से उत्पन्न आग जैसे फ्राइंग पैन, तेल टैंक, पेट्रोल पंप और हवाई अड्डे में आदि में आग को पानी का उपयोग करके नहीं बुझाया जा सकता। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि पानी और पेट्रोल से भारी होती है, इसलिए जब जलते हुए तेल में या पेट्रोल पर पानी फेंकते हैं तो वह पानी नीचे बैठ जाता है और क्या होता है, तेल या पेट्रोल पानी पर तैरता है और जलता रहता है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ कि ये किस प्रकार होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको नोट करती चलनी है। तो देखिए बच्चों, क्यों हम लोग तेल में आग लगे या फिर पेट्रोल में आग लगे, इन सभी चीज़ों में आग लगे तो पानी से क्यों नहीं बुझा सकते हैं, क्योंकि जो पानी होता है बच्चों वो क्या होता है, पानी जो होता है वो तेल पेट्रोल की अपेक्षा क्या होता है, भारी पदार्थ होता है, जिस वजह से अगर हम पानी को फेंकते हैं तो क्या होता है, पानी नीचे लेयर बना लेता है और जो तेल है, ये आप जानते होंगे कि तेल जो है वो कभी पानी में घुलता नहीं है, पानी में वो तेल जो है वो सॉल्यूबल नहीं होता है, पानी के ऊपर तैरते रहता है। अब चूंकि उस चीज़ पे पानी ही नहीं पड़ा तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें आग लगी ही रहेगी, वो पानी से नहीं बुझेगी। क्यों, क्योंकि पानी जो होता है वो तेल पेट्रोल इन सभी की चीज़ों की अपेक्षा क्या होता है, भारी पदार्थ होता है और वो तेल के नीचे जाके सत्ता बना लेता है और तेल ऊपर तैरता रहता है जिसमें आग लगी रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पे लिखा गया है कि इस प्रकार जलते तेल या पेट्रोल से लगी आग को उस पर पानी डालने से नहीं बुझाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा बिजली का उपकरण या बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट में लगी आग को भी पानी फेंककर नहीं बुझाया जा सकता है। ऐसा निम्नलिखित कारणों से होता है। साधारण पानी कुछ हद तक बिजली का संचालन करती है। ठीक है, इसलिए जब जलते हुए विद्युत उपकरण या जलते हुए बिजली के तारों पर पानी को फेंका जाता है, यह अग्निशमन में शामिल व्यक्तियों को बिजली का झटका दे सकती है ना। तो आपको अब इन सभी चीज़ों को याद रखना है कि किन किन चीज़ों पे आपको पानी का उपयोग करना है और किन किन चीज़ों पे
आग लगे तो बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं करना है। तो देखिए बच्चों, अगला हमारा है कि कट ऑफ द एयर सप्लाई, यानी कि वायु की आपूर्ति की कटौती करना। ठीक है बच्चों, हमने 3 चीज़ों को पढ़ा कि 3 चीज़ों को अगर हम बंद कर दें, ठीक है, 3 स्रोतों को अगर हम बंद कर दें तो क्या होगा, आग जो है वो खुद पे खुद शांत होने लगेगी। ठीक है, तो उसी में से हमारा तीसरा पॉइंट है बच्चों की कट ऑफ द एयर सप्लाई, यानी कि वायु की आपूर्ति को कम करना। क्यों? क्योंकि जो वायु होता है बच्चों, वो क्या करता है, आग को जलाने के लिए सपोर्टर के रूप में, समर्थक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि इसके बारे में यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो जलने वाले पदार्थ को वायु आपूर्ति में कटौती करके कई आग बुझाया जा सकता है। जलने वाले पदार्थ को वायु आपूर्ति में कटौती कई तरीकों से की जा सकती है, जैसे कि जलते हुए पदार्थ को कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी, कंबल या नम कपड़े से ढकना। देखिए बच्चों, आप अगर इन सभी चीज़ों का उपयोग करते हो वायु की कटौती के लिए, देखिए बच्चों, आपने देखा होगा कि जो फायर ब्रिगेड जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फेंक रहे होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, गैस जो होती है, वो क्या होती है, बहुत ही आसानी से फैलने लगती है। ठीक है, तो जहाँ पे आग लगता है वहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड फेंका जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आग के ऊपर कुछ कंबल जैसे, मतलब चादर जैसी लिपट जाती है और धीरे धीरे क्या करती है, आग को दबा देती है और आग कम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के उस प्रकार से फैलने की वजह से क्या होता है, जो समर्थक जो होते हैं दहन के लिए, वो आग को मिलना बंद हो जाते हैं, जिस वजह से आग भी क्या होती है, धीरे धीरे करके शांत हो जाती है, धीरे धीरे करके कम हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आई होप आपने समझ लिया होगा। तो अब आगे पढ़ते हैं कि आगे यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कट ऑफ द एयर सप्लाई में यहाँ पे लिखा गया है आपकी बिजली की आग कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आग से बुझाया जा सकता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से सघन होती है, जो जलते हुए पदार्थ के चारों ओर एक परत बना लेती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की परत आग को कंबल की तरह ढक लेती है, जिसके कारण जलते हुए पदार्थों तक उसका समर्थक नहीं पहुंच पाता है, उसका सपोर्टर क्या होता है बच्चों, नहीं पहुंच पाता है, और आग क्या होती है, धीरे धीरे जलना बंद कर देती है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे का हमारा टॉपिक क्या है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे लिखा गया है कि लिखा गया है कि इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड न केवल जले हुए पदार्थ के चारों ओर एक आवरण बना देता है, बल्कि जलते हुए पदार्थ को ठंडा भी कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो चीज़ जल रहा होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाता है और वो चीज़ जलना बंद कर देती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को एक उत्कृष्ट को अग्निशमक यंत्र बनाता है। ठीक है, यह CO2 को उत्कृष्ट अग्निशमन यंत्र बनाता है। ठीक है, इस प्रकार CO2 न केवल जले हुए पदार्थ के चारों ओर एक आवरण बना देती है, बल्कि पदार्थ को ठंडा कर देता है, और यह CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक उत्कृष्ट अग्निशमन यंत्र बनाता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ कंबशन यानी कि दहन के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो दहन के विभिन्न प्रकार होते हैं बच्चों। तो कंबशन के 3 महत्वपूर्ण प्रकार होते हैं। दहन के तो ऐसे बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन उसके जो 3 महत्वपूर्ण प्रकार जो होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है कि दहन के 3 महत्वपूर्ण प्रकार होते हैं। पहला होता है रैपिड, ठीक है, दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस, और तीसरा होता है एक्सप्लोशन। ठीक है, देखिए बच्चों, एक होता है तीव्र, ठीक है, एक होता है अविरल और एक होता है विस्फोटक, है ना। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि किस प्रकार से रैपिड कंबशन यानी कि तीव्र दहन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो वह दहन अभिक्रिया जिसमें थोड़े समय में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, वह तीव्र यानी कि रैपिड कंबशन कहलाती है। तो अगर आपसे पूछे कि तीव्र दहन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप इस डिफिनीशन को आसानी से बता सकते हो कि तीव्र दहन प्रक्रिया क्या होती है, रैपिड कंबशन क्या होता है। ठीक है, तो वह दहन अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें थोड़े समय में ही बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, वह तीव्र दहन यानी कि रैपिड कंबशन का उदाहरण होता है या फिर रैपिड कंबशन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये किस प्रकार होता है, हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे
कि जब हम रसोई में गैस स्टोव के बर्नल के पास जलती हुई माचिस या लाइटर लाते हैं तो खाना पकाने वाली गैस तुरंत जलने लगती है और बहुत अधिक ऊष्मा और कुछ प्रकाश को उत्पन्न करती है। ठीक है, मिट्टी के तेल के स्टोव में मिट्टी का तेल का जलना और मोमबत्ती में मोम का जलना भी तीव्र दहन यानी कि रैपिड कंबशन का उदाहरण है, और यह भी क्या कहलाता है बच्चों, रैपिड कंबशन कहलाता है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं कि स्पॉन्टेनियस कंबशन यानी कि अविरल दहन किसे कहते हैं, अविरल दहन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा गया है कि वह दहन प्रतिक्रिया, ठीक है, दहन की वह प्रतिक्रिया जो अपने आप यानी कि बिना किसी बाहरी तापमान की सहायता से घटित होती है, अविरल दहन यानी कि स्पॉन्टेनियस कंबशन कहलाती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि बताइए अविरल दहन किसे कहते हैं तो आप इस डेफिनेशन को आसानी से बता सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि अविरल दहन यानी कि स्पॉन्टेनियस कंबशन में पदार्थ अचानक आग की लपेट में बदल जाता है और जलने लगता है और गर्म किए बिना भी। ठीक है, तो कमरे के तापमान पर अविरल दहन होता है। अविरल दहन आमतौर पर उन पदार्थों द्वारा किया जाता है जिनका ज्वलन तापमान काफ़ी कम होता है कि नहीं। तो अब हम तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं कि तीसरा टॉपिक क्या है। तो देखिए बच्चों, हमने दहन के 3 प्रकार पढ़े, तो जिसमें से एक को हमने पढ़ लिया। एक क्या था बच्चों हमारा, रैपिड कंबशन यानी कि तीव्र दहन किसे कहते हैं। दूसरा था हमारा कि स्पॉन्टेनियस कंबशन यानी कि अविरल दहन किसे कहते हैं। अब हमारा तीसरा है बच्चों कि एक्सप्लोसिव कंबशन यानी कि विस्फोटक दहन किसे कहते हैं। विस्फोटक दहन होता क्या है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा गया है कि बहुत तेज दहन अभिक्रिया जिसमें बड़ी मात्रा में ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है, विस्फोटक दहन यानी कि एक्सप्लोशन कहलाती है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि बताइए एक्सप्लोसिव कंबशन किसे कहते हैं तो आप इस उदाहरण को आसानी से बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि आगे हमारे नोट्स में क्या लिखा गया है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा गया है कि विस्फोटक दहन में बड़ी मात्रा में गैस तेजी से निकलती है। ठीक है, इन गैसों का तीव्र विस्तार ही तेज ध्वनि का विस्फोट का कारण बनता है। त्योहारों के दौरान हम जो पटाखे आदि फोड़ते हैं वह पदार्थ विस्फोटक दहन पर काम करते हैं। ठीक है, जब किसी पटाखे को जलती हुई माचिस की तिल्ली से जलाया जाता है तो उसमें मौजूद रसायन अचानक से बहुत तेजी से जलते हैं, जिसमें ऊष्मा, रोशनी और बड़ी मात्रा में पैदा होती है यानी कि बड़ी मात्रा में उत्पन्न होती है। तो आई होप कि आपको ये तीनों कंबशन के बारे में पता चल गया होगा कि किस प्रकार से कौन सा कंबशन होता है। तो देखिए बच्चों, आज के इस लेक्चर में हमने किन किन टॉपिक्स को पूरा किया। देखिए बच्चों, हमने पढ़ा कि ईंधन के लिए जो 3 आवश्यक चीज़ें हैं वो क्या क्या होती हैं, फ्यूल, एयर एंड हीट। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि किस प्रकार से आग को बुझाया जा सकता है। ठीक है, और हमने पढ़ा कि इसमें 3 चीज़ों को हटाना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंस को हटाना, रिमूवल ऑफ द हीट यानी कि ऊष्मा को दूर करना, और उसके बाद में क्या था हमारा कि कट ऑफ द एयर सप्लाई। इन सभी चीज़ों को हटाकर क्या कर सकते हैं हम लोग, आग पे नियंत्रण पा सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि टाइप ऑफ कंबशन यानी कि दहन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो हमने पढ़ा कि दहन के 3 प्रकार यानी कि 3 प्रकार होते हैं, जो कि इस प्रकार होते हैं, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोशन कंबशन, यानी कि तीव्र दहन, अविरल दहन और विस्फोटक दहन। ठीक है, हमने तीव्र दहन के बारे में पढ़ा और उसके बाद में अविरल दहन के बारे में पढ़ा और उसके बाद में विस्फोटक दहन के बारे में पढ़ा। ठीक है, इन सभी चीज़ों के उदाहरण देखें। हमने पढ़ा कि हमें कौन कौन सी चीज़ें पानी से कौन कौन सी चीज़ों पर जब आग लगे तो पानी से बुझाना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों को पानी से नहीं बुझाना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हमने समझा और आज का ये लेक्चर हमने पूरा किया। तो बच्चों, आज इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर था। मैं 3 लेक्चर में इस चैप्टर को क्या कर दूंगी बच्चों, समाप्त कर दूंगी। ठीक है, और इस चैप्टर की समाप्ति के साथ साथ आपको क्या क्या मिल जाएंगे बच्चों, इस चैप्टर का एक कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। ठीक है,
चैप्टर का जो बैक एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है ये भी आप सबको पूरी तरह से मिल जाएंगी, ठीक है। और आप इन सभी चीज़ों को आसानी से पढ़ भी लोगे। तो आप इन सभी चीज़ों को नोट करते चलिए और याद करते चलिए और समझते चलिए, ठीक है। तो हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद कहती हूँ। और आपको क्या करना है, कल का लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपको एक बार ये सारे बुक जो हैं, ये बुक का जो पहला चैप्टर है जो कि है कंबशन एंड फ्लेम, इसे एक बार अच्छे से खुद से रीडिंग कर लेना है, क्योंकि खुद से बुक पढ़ने में और दूसरे का पढ़ाया हुआ समझने में थोड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। आप इस बुक को पढ़ के आएंगे कल के क्लास में। तो तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले लेक्चर में।